यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज हम लोग प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं, तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं और अच्छे से इनको समझते हैं। देखिए, आप लोग जैसे कि ये गलती मत करिएगा, जो मान लीजिए एक पार्ट सेशन खत्म हो, जैसे मैं जो एक पार्ट में वीडियो नहीं बनता है तो सेकंड पार्ट में भी बनाता हूँ, तो इसका फ़ायदा तभी होता है जब कंटिन्यू आप वीडियो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड पार्ट देख लिया, आपने फर्स्ट नहीं देखा, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है दोस्तों। तो एक सीरियल से देखिए, बड़ा इंटरेस्ट होने वाला। आइए देखते हैं। क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है ना कि वो देखा, मतलब कि कंप्लेंट भी आई है, सर जो है इस पार्ट में वीडियो बना दीजिए, इस पार्ट में वीडियो बना दीजिए। तो ऑलरेडी वो वीडियो बना हुआ है, लेकिन उनको अभी तक मिला नहीं है। तो ये आप गलती मत करिएगा दोस्तों। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है नाउन रिप्लेसिंग वर्ड। क्या होता है दोस्तों? नाउन रिप्लेसिंग वर्ड, यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। दैट्स ऑल। चले भाई, आइए। अब प्रोनाउन हमारे कितने होते हैं? प्रोनाउन कितने होते हैं? अब प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कभी आपने सोचा कि प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों, जब हम एक बार सब्जेक्ट का वर्णन कर दें, जैसे मैं कह दूं राम कम हियर, और फिर कह दूं राम वेंट गो, या वेंट दियर, ठीक। तो दोस्तों, मैं एक बार राम कम हियर, राम वेंट दियर, दोस्तों जब राम को एक बार मैंने यूज कर लिया, तो दोबारा उसी की इंफॉर्मेशन बताने के लिए उसी का सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? नाउन रिप्लेसिंग वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन। गेटिंग पॉइंट? तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। प्रोनाउन आपके मूलतः में, वैसे तो देखा जाए आपके 9 प्रकार ही होते हैं, लेकिन मैं 10 प्रकार लिखाऊंगा दोस्तों। देखिए, पहला आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या था दोस्तों? एक बार नोट कर लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा आपका पजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा आपका देखिए, पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव से ही जुड़ा है आपका क्या आता है? इम्फेटिक आता है दोस्तों। इसी से जुड़ा हुआ होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। अब इम्फेटिक के बाद आता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या होता है दोस्तों? डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिक्स आपका जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सातवां आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन। आठवां आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। नौवां आपका आता है आपका जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक लास्ट बचा है, आप लोग जरा बताइए कौन सा बच गया भाई? बताइए जरा। तो एक मैं आपको बताऊंगा, ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये आपके 10 प्रोनाउन है दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, ये आपके 10 प्रोनाउन होते हैं। आज हम एक एक करके सारी बातों को सीखेंगे। तो एक टॉपिक उठाएंगे, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा पर्सनल प्रोनाउन। क्या होगा दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। आइए समझते हैं। पहले एक बार इनको समझ लेते हैं, फिर पर्सनल प्रोनाउन डिफाइन करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आपका किससे संबंधित होता है दोस्तों? पर्सन से। किससे? पर्सन से।
अब पर्सन आपके कितने होते हैं? 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो आपका आता है आई और वी। सेकेंड पर्सन की बात करें तो आपका आता है यू। थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट, दे, या भी किसी भी पर्सन का नाम। ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन आपका, जैसे कि बात करते हैं हम हिज, आवर, हर, है ना, माई, तो ये आप क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दोस्तों जिसमें यदि हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में पॉजेसिव केस में सेल्फ या सेल्व्स लगा करके, सेल्फ या सेल्फ लगा करके, यानी कि देखिए मैं बात करता हूँ फर्स्ट और सेकंड पर्सन, यू। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और मी। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। इनमें हमने कहा कि इनके पॉजेसिव केस में, किसमें? पॉजेसिव केस में क्या लगा दें? सेल्फ लगा दें या सेल्फ लगा दें। तो इनसे जो हमारा नया रूप बनकर के तैयार होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है दोस्तों। क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जैसे कि आई, वी, मी, माई, माइन, ये क्या है? ये माई आप क्या है? पॉजिटिव केस है दोस्तों, इसी को पॉजिटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन में हम क्या लगा दें? सेल्फ लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है? माई सेल्फ। ये आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोस्तों। एम्फैटिक प्रोनाउन आपका यही है, सेल्फ और सेल्फ, यही क्या कहलाता है? यूज लगा हुआ। ये रिफ्लेक्सिव जो है वही आपका एम्फैटिक कहलाता है, बस यूज डिफरेंट है। जैसे कि हम कहते हैं आई हर्ड माई सेल्फ, माई सेल्फ, या हम कहते हैं आई माई सेल्फ हर्ड। दोस्तों यही अंतर है, बाकी और कुछ अंतर नहीं है आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को हर्ट किया, मैंने स्वयं को हर्ट किया। इसका अर्थ होगा, जो अब आपका ये रिफ्लेक्सिव यूज किया जाएगा, इसका अर्थ होगा स्वयं को। क्या अर्थ होगा दोस्तों? स्वयं को। लेकिन जहां पर आई माई सेल्फ हर्ट, इसका अर्थ होगा मैं स्वयं हर्ट की और किसी ने हर्ट नहीं किया, मैं स्वयं हर्ट की, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा स्वयं। अंडरस्टैंड दोस्तों? तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चले आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये आपको समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब हम ले चलते हैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव की तरफ। किसकी तरफ? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके, जैसे कि बात करें दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज और दोज, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। बात अंतर ये है दोस्तों इसमें कि ये जो आपका दिस, यह समझिएगा दोस्तों, इस दिस का यूज नियर के सेंस में, किसके? नियर के सेंस में सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ। ठीक है भाई। इस दैट का यूज फार के सेंस में, किसके सेंस में? फार, यानी कि दूरी के सेंस में सिंगुलर के साथ। ठीक है। इस दिस का यूज नियर के सेंस में और प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल के साथ। ये दोज का यूज फार के सेंस में, प्लूरल के साथ। अब आपको अंतर समझ आ गया होगा। ये जो दिस है और जो दीज है, इन दोनों का यूज नियर के वर्ड में किया जाता है, यानी कि पास की किसी भी वस्तु को हम बताने के लिए होगा तो हम किसका यूज करेंगे? नियर का यूज करेंगे। यदि वो वस्तु पास होगी और एक होगी सिंगुलर में, तो सिंगुलर यूज किया जाएगा दिस। यदि वो वस्तु पास है और कई सारी वस्तुएं हैं
तो वो क्या यूज होगा, दैट इज प्लूरल यूज होगा। गेटिंग पॉइंट। अब बात करते हैं हम दैट की और दोज की। दैट का यूज है यदि दूरी का किसी वस्तु को बताना है, यदि कोई वस्तु एक है तो वो क्या से होगी, सिंगुलर होगा, और यदि वो वस्तु कई सारी है तो प्लूरल होगा। दैट्स ऑल। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, ये आपको समझ में आया। चले भाई आगे। तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम आपको ले चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसको हम कहते हैं ईच, आइदर, नीदर, आइदर और नीदर। तो दोस्तों ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि ये विभाजन काम करते हैं, प्रत्येक में से कोई एक, यानी दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। ठीक है भाई, ये हमेशा ऑप्शन रखते हैं, दो में से कोई एक का भाव प्रकट करते हैं। हम सीखेंगे धीरे धीरे, अभी सिर्फ इनसे परिचय कर लीजिए कि इनका यूज कैसे होता है और ये वर्ड कौन कौन से हैं। हम अब आगे ले चलते हैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से हैं भाई, बात को बताइए जरा। इंडेफिनिट नहीं समझ में? अरे भाई जो कि डेफिनिट ना हो, और डेफिनेट कौन नहीं होता, जैसे कि यहाँ लिख लीजिए एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, है ना, एवरीथिंग, समथिंग, इसके अंतर्गत जो भी आपके वर्ड आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट कहलाते हैं दोस्तों। और ये एज अ किसके रूप में यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि प्रोनाउन है तो नाउन का सब्स्टिट्यूट है, और नाउन का सब्स्टिट्यूट है दोस्तों तो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। आइए, ये एक पहचान है दोस्तों। आप सब इन अपने 10 के 10 जो प्रोनाउन है इनको अच्छे से पहचानिए, फिर इनके बाद हम एक एक करके सारे के रूल, यानी जितने भी आपके हैं सब के रूल और कैसे इनका यूज किया जाता है पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, आइए चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आपका होता है हु, whom, that। ठीक है भाई, ये डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बस ये प्रोनाउन का काम करते हैं, यानी कि जब प्रोनाउन का काम कर रहे हैं तो एज हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस में। ठीक है भाई, सब्जेक्टिव केस में, होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, और दैट का प्रयोग हम, अब देखिए और ध्यान दीजिए, इन दोनों का यूज हम लिविंग थिंग, किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, और इस दैट का यूज हम लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए। गेटिंग पॉइंट? तो इस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है दोस्तों। हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, और हु हुम का प्रयोग लिविंग थिंग्स में किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स में करते हैं, सॉरी लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ में करते हैं। ठीक, चलिए भाई। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपके यही डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड होते हैं जो कि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक पूछते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, तो ये आपके इंट्रोगेटिव से रिलेटेड हो गए। रेसिप्रोकल आपके यही आपका जो हमने आपका ईच अदर, देखिए समझ लीजिए, ईच अदर, वन अनदर, ये आपका क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। बस ये डिफरेंट है दोस्तों। देखिए 10 के 10 हमने आपको कैसे समझाया, एक ही यानी कम समय में बहुत ही ज़्यादा आपने समझ गया। समझे दोस्तों, क्योंकि हमने आपको एक एक शब्द से परिचय करवाया। अब हम ले चलते हैं आपको पर्सनल प्रोनाउन की तरफ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका पर्सनल प्रोनाउन। यहीं से आपको क्वेश्चन में कई प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो हम हेडिंग डाल दीजिए पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, चलिए देखिए, हमने कहा कि ये पर्सन आपके कितने, तीन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड
थर्ड, 3% होता है दोस्तों। अब तीनों पर्सन का यूज कैसे किया जाता है समझ लीजिए। देखिए, अब इसको समझ लीजिए। चलिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये दोस्तों मैंने आपके पास 5 सेंटेंस रखे हैं, इनको आप सॉल्व करिए भाई, सॉल्व करिए जरा, देखिए एक नजर। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पर। दोस्तों ये डांसेस हर इन द होटल। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी यानी कि हम जानते ही हैं कि जब भी सेंटेंस हमको बनाना होता है, यानी कि सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर ही होता है कि सबसे पहले हमारा क्या आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों क्या आता है ऑब्जेक्ट। ये आपके सेंटेंस का यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये वर्ब यानी कि जैसे मान लो ये वर्ब है, वर्ब के जस्ट पहले क्या आता है भाई, वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट, वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों यहाँ से पहला नियम तैयार होता है कि सब्जेक्ट यानी कि जब वर्ब के जस्ट पहले आपका सब्जेक्ट आता है तो उसका केस हमेशा कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। और वर्ब के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है तो उसका केस कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए, ये डांसेस आपकी वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आना चाहिए सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट को केस कैसा होगा सब्जेक्टिव होगा, यहाँ हर नहीं क्या होगा सी। राम एंड श्याम वेंट विथ दे, विथ दे। तो राम एंड श्याम ये तो मान लीजिए सब्जेक्ट है, ठीक है सब्जेक्ट में है, ये वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है दोस्तों तो किस केस में जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। दोस्तों दे को रिमूव करिए। हिज फैमिली डज नॉट गो देयर विथ ही एंड सी। तो किसके साथ नहीं गई, ही एंड सी के साथ। तो दोस्तों जब ही एंड सी के साथ है ना, यहाँ पर यूज एज ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए हिम एंड हर, हिम एंड हर। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, ये आप इनको करेक्ट कर लीजिए। मोहन हैड फिनिश्ड वर्क फॉर ज्वाइनिंग पार्टी विथ सी, नहीं विथ हर। हिम एंड हर वेंट देयर, यहाँ पर हिम नहीं ही एंड सी वेंट देयर। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, ये आपका
जो पहला रूल बनता है जो एग्जाम में आपसे गलती पूछी जाती है कि वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट, वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए आगे, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका नेक्स्ट नियम बनता है, मैं जैसे एक एग्जांपल और देता हूं कि ही, आई, देखिए ही, राम एंड मी had completed this work, this work। एक बार नजर देखिए और उसको सही करिए भाई, सही करिए। तो यहाँ क्या गलती है, ये हैड कंप्लीटेड आपकी वर्ब है और वर्ब के जस्ट पहले आपका सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट देख रहे हैं ही भी है, राम भी है, मी भी है। तो पहली बात तो ये नियम अप्लाई है कि वर्ब के जस्ट पहले आपका सब्जेक्ट आता है और उसका केस हमेशा क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं ही सब्जेक्टिव केस में, राम सब्जेक्टिव केस में, लेकिन आपका मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, जो कि होना चाहिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए बताइए जरा, एक सेंटेंस और लिखता हूँ। ये दो सेंटेंस है, इससे सही करिए भाई। तो देखिए दोस्तों, ही, यू एंड आई, तो यहाँ पर अब आपको सब्जेक्टिव केस तो सारे हैं, क्या गलती हुई है, तो गलती ये हुई है दोस्तों, यहाँ से हमारा दूसरा नियम बन करके तैयार होता है कि जब भी कभी, ध्यान सुनिएगा हमारी बात, वीडियो के अगर एक बार जो है ना समझ में आए तो पॉज करके देखिएगा या फिर रिमाइंड करके देखिए दोस्तों, यानी फिर से शुरू से देखिएगा, एक एक बात एक एक वर्ड समझिएगा। जब भी कभी सेंटेंस में एक साथ तीनों पर्सन के प्रोनाउन प्रयोग किए जाए, एक साथ तीनों पर्सन के प्रोनाउन प्रयोग किए जाएं, तो यदि इन प्रोनाउन का सेंस, जैसे कि हम बात करें पर्सन, ये पर्सन जो है एक साथ प्रयोग किए जाए, यदि इनका सेंस प्लीजेंट हो, क्या हो, प्लीजेंट, यानी कि जब तीनों प्रयोग किए जाए तो इनका जो सेंस निकले, यानी कि जो सेंटेंस का सेंस हो वो अच्छा सेंस हो, प्लीजेंट सेंस हो। ठीक है भाई, जब प्लेजेंट सेंस हो तो इन जो प्रोनाउन का यूज करना है, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और देन आपका फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है। गेटिंग पॉइंट? यदि आपका इनका सेंस अनप्लेजेंट हो, क्या हो दोस्तों, अनप्लेजेंट सेंस हो, यानी कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात हो, कोई क्राइम हो, कोई अलगाव हो, यानी जिससे भी हम निगेटिविटी का भाव प्रकट हो, नेगेटिविटी का भाव प्रकट होगा दोस्तों, तो वहां पर हम अनप्लेजेंट होगा, और इनका क्रम क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन आपका थर्ड पर्सन। ये इनका क्रम होता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बात को ऐसे समझिए दोस्तों, यदि मैं कहूँ कि जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, और यानी कि आप एग्जाम में फर्स्ट आए हो, या फिर आप बहुत अच्छा अचीवमेंट किए हो किसी भी सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर किसी अन्य जगह पर, तो भाई अपनी प्रशंसा तो आप खुद नहीं करेंगे, करेंगे दोस्तों, अपनी प्रशंसा तो खुद करेंगे नहीं, यानी कोई दूसरा व्यक्ति ही करता है। तो यहाँ पर वही है आपका कि जब कोई प्लेजेंट सेंस हो, अच्छी भावना का भाव प्रकट होगा, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन में प्रयोग होगा, देन आपका थर्ड पर्सन, उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन।
लेकिन जैसे ही आप कोई क्राइम करते हैं, जैसे ही कोई घटना होती है और तीनों आपके ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रयोग किए गए हैं, तो भाई जैसे कि आप कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले जो क्राइम, जैसे आपने क्राइम किया तो आप अपने दोस्त को थोड़ी दोषी ठहराएंगे कि उसने किया है ना। तो पहले क्राइम खुद से, क्राइम यानी कि पहली प्राथमिकता खुद को, देन फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो वही आपका, यदि अनप्लीजेंट सेंस होगा तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनका ऑर्डर होता है। ये मैंने दो एग्जांपल दी, अब इनको आप सही कर लीजिए। तो यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ होगा आपका सबसे पहले सेकंड पर्सन रखते हैं यू, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन ही एंड आई फिनिश दिस वर्क इन द नाइट। इसका क्या करेंगे भाई, क्योंकि साथ मिलकर के काम को फिनिश किए हैं और काम को फिनिश किए हैं तो इनका सेंस क्या होगा, पॉजिटिव सेंस होगा दोस्तों, क्योंकि साथ में मिलकर के काम को फिनिश किए हैं, सेंस पॉजिटिव है। और पॉजिटिव में यानी कि प्रेजेंट सेंस है, 2 3 1 लगाना। यहीं पर देखिए, कमिटेड दिस क्राइम, अब ये क्राइम को कमिट किए हैं, क्राइम को घटित हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनप्लेजेंट सेंस है। और अनप्लेजेंट सेंस के लिए क्या करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 सबसे पहले आई, उसके बाद क्या, सेकंड तो नहीं है तो ठीक है भाई, राम एंड ही, ये लिख लीजिए बस। आई कमिटेड दिस क्राइम, कमिटेड दिस क्राइम, गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। दो रूल, पहला सब्जेक्ट के जस्ट पहले सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। और दूसरा रूल हमने बताया कि यदि आपको एक साथ तीनों पर्सन प्रोनाउन यूज किए जाएं तो प्रेजेंट सेंस होगा तो 231 रूल होगा, अनियम फल होगा, अनप्रेजेंट होगा तो 123 होगा। चलिए भाई, ये समझ में आया भाई, बताइए। अब ले चलते हैं हम आपको आगे। देखिए आगे का मतलब, अब इनका क्रम ये हो गया। अब इनके लिए किसी, जैसे कि बात करिए दोस्तों, समझ लीजिएगा। अब जो आपका नेक्स्ट रूल बनता है दोस्तों, वो ये है, जैसे मैं एग्जाम देता हूँ, यू कालू एंड आई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यू कालू एंड आई ट्राइंग टू सॉल्व his, her, our, their प्रॉब्लम्स, ये आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए समझिए, यू आपने तीनों नियम फॉलो किए। पहला कि सब वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्टिव केस, यानी कि इस तरीके से वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है भाई। दूसरा हमने कहा कि यदि प्रोनाउन प्रयोग किए गए हो तीनों एक साथ तो उनका क्रम या तो 231 होता है या तो 130 होता है, 123 होता है। ठीक है, ये अब यहाँ समझिए। ठीक है, सब्जेक्ट ये भी यूज है, सब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव, इनका क्रम भी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या यहाँ क्रिएट हुई, हिज, हर और देयर, यानी कि इन तीनों के लिए हमको एक कॉमन उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन प्रोनाउन का प्रयोग करना। भाई ये जो सब्जेक्ट हैं इनका, भाई तीनों को तो एक साथ प्रयोग करते नहीं, न कर सकते, तो इनके लिए कॉमन उभयनिष्ठ यानी कि जो कॉमन फैक्टर जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं, प्रोनाउन को यूज करना होगा। तो हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो हमेशा जान लीजिए कि भाई जब घर के परिवार में सबसे बड़ा मुखिया यानी फर्स्ट हमेशा प्रायोरिटी रखने वाला है, तो उसी के अनुसार आने वाला आपका प्रोनाउन होगा, उसी के अनुसार आपका प्रोनाउन होगा दोस्तों। ठीक है, जब यदि हम कह दें आपको इस घर में यदि आपको सेकंड मिले या और मिले आपको थर्ड मिले, ये फर्स्ट ना मिले,
तो इस मुखिया के बाद कौन आपकी प्राथमिकता रखता है? सेकंड रखता है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड है, तो जो आने वाला नेक्स्ट प्रोनाउन होगा वो किसके अनुसार होगा? सेकंड पर्सन के अनुसार होगा। मैंने कहा ना, हवा नहीं लगेगी दोस्तों, ऊपर ऊपर जा रहा है। फिर से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करके देखिएगा और ध्यान सुनिएगा एक एक वर्ड मैं जो बोल रहा हूँ। तो ये सेकंड और थर्ड दोनों पर्सन के प्रोनाउन आए हो, तो इनके लिए उभयनिष्ठ यानी कॉमन प्रोनाउन को जैसे मैंने यहाँ यूज किया है करना हो, तो यदि सेकंड और थर्ड है तो सेकंड पर्सन, यदि फर्स्ट भी आ जाएगा तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार। ठीक है भाई, यदि फर्स्ट और सेकंड है तो फर्स्ट। ठीक है, हमेशा बात समझ में। तो यहाँ पर अब फर्स्ट यूज है और फर्स्ट के अनुसार हमको एक प्रोनाउन की यूज करना है। प्रोनाउन के अनुसार क्या आ जाएगा? आवर। बाकी सब हीज, हर, देयर, अब ये सब हट जाएंगे। आवर प्रॉब्लम। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? समझ में आ गया भाई? चले आगे, बोलिए। चलते हैं, इसको रेस करते हैं अभी, बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो कई एक सेंटेंस और देते हैं। देखिए एक सेंटेंस, you and he always kept our their promise। नोट करिए, बताइए भाई क्या हो जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों ना तो यहाँ अवर होगा और ना ही दियर होगा, हमको किसके अनुसार रखना है? यू के अनुसार। क्या हो जाएगा? यू। ठीक है भाई, तो ये गलती मत करिएगा, हमेशा दिमाग का यूज करिएगा दोस्तों। किसका? दिमाग का यूज करिएगा। अरे ये आई का होता है, ये दे का होता है, ये यू का। और इस घर में मुखिया कौन? ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। मुखिया कौन? सेकंड पर्सन। चले अब नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब ये नेक्स्ट आपको हम बताते हैं। और देखिए क्या क्या सीख लिया आपने? 231 का प्रयोग करना, 123 का यूज करना। कैसे, किसके सेंस में? एक प्लेजेंट सेंस में, एक अनप्लेजेंट सेंस में। और एक आपका सीख लिया आपने जो है कि किस तरीके से इनके लिए एक कॉमन फैक्टर का यूज करते हैं, उभयनिष्ठ का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये 2-3 जो 4 नियम है ये आपने सीख लिया। एक रूल और होता है जो मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ, यही आप समझिए। जो आपका यूज होता है, यदि जैसे हम कह दें, आपने जैसे राम फास्टर देन मी, राम फास्टर देन मी। जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद क्लाइमेट इज बेटर देन लखनऊ, बेटर देन लखनऊ। ये तो दोस्तों ये आप देखिए, ये आपका नेक्स्ट रोल बनता है। जरा इस पर ध्यान दीजिए, एक बार बताइए जरा भाई, बोलिए। तो दोस्तों ये समझिए इसको मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। राम फास्टर देन मी, राम फास्टर देन मी। तो यहाँ समझिए, ये एज और देन का, या इसी को कह सकते हैं राम एज वाइज, राम एज फास्ट एज मी, एज फास्ट एज मी, या फिर एज गुड एज मी। ठीक है भाई, तो यहाँ समझ लीजिए, ये जो कंपैरिजन है दोस्तों देन और एज का, ये जो कंपैरिजन है, यानी सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस, यदि ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ राम से कंपैरिजन हो रहा है जरूर दोस्तों, तो राम ही क्या है? आई के समान है। बात समझ में? हमने कहा सब्जेक्ट से कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? तो यहाँ समझिए, अब यहाँ समझिए, इलाहाबाद क्लाइमेट इज बेटर देन लखनऊ, यानी इलाहाबाद की जलवायु जो है वो लखनऊ की जलवायु से अच्छी है या लखनऊ से अच्छी है? नोट करिएगा, मैंने कहा
इलाहाबाद क्लाइमेट इज बेटर देन लखनऊ। तो इलाहाबाद की जो क्लाइमेट है वो लखनऊ से बेटर है, लखनऊ की जलवायु से। तो दोस्तों यहीं पर गलती दिया गया है, जो कि लखनऊ है। लखनऊ पर हमको क्या यूज करना है, या तो एपॉस्ट्रोफी एस करते हैं या फिर एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके क्लाइमेट लिखते हैं दोस्तों। समझ आएगी बात। चले भाई आगे नेक्स्ट होते हैं। नेक्स्ट रूल जो बनता है दोस्तों, आप जानते होंगे, रूल नंबर नेक्स्ट, टू बी वर्ब। क्या है, टू बी वर्ब। टू बी वर्ब यदि आप प्राइमरी वर्ब पढ़े होंगे, वहाँ टू बी वर्ब के अंतर्गत आपको इज, एम, आर, ये 5 क्रियाएं बताई गई हैं, वाज और वर, 5 क्रियाएं बताई गई। यदि हम बात करें इसके बाद, यानी कि इन टू बी वर्ब के बाद, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद यदि आपका कोई कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका केस हमेशा सब्जेक्ट में होता है, सब्जेक्टिव में होता है। क्या दोस्तों, सब्जेक्टिव में होता है। जैसे हम कह दें इट इज मी, या इट इज हिम हु हैज डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, इट इज हिम हु डन दिस वर्क, इट इज हिम, ये क्या है, हिम कौन, यही तो है। और सब्जेक्ट तुलना सब्जेक्ट से हो रही है, तो यहाँ इसका केस कैसा होगा, सब्जेक्ट। अभी जस्ट हमने बताया कि जिसकी तुलना जिससे हो, यानी कि सब्जेक्ट की तुलना किससे होनी चाहिए, सब्जेक्ट से होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होनी चाहिए। तो यहाँ पर इट इज ही, ये कौन है, यही तो है, इट ही, तो ही इसका केस कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ही हु हैज डन दिस वर्क, ये वही है जो इस काम को पूरा किया था। ठीक है भाई, क्लियर हुई। अब ये क्या है, ये मैं आपको जब आपको बेसिक ग्रामर पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया क्या, कॉम्प्लीमेंट। क्या बताया था दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट आपको दो बताया था, एक आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दो मैंने बताया था, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट को जो क्वालिफाई करे वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट को जो क्वालिफाई करे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम कह दें द क्लास टीचर इलेक्टेड मोहन एज लाइक मॉनिटर। ये तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये द क्लास टीचर, ये आपको क्या है, सब्जेक्ट, इलेक्ट आपका वर्ब, मोहन आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट, अब ये मॉनिटर कौन बना, मॉनिटर कौन बना, तो मोहन बना। मोहन यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ये कैसा केस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। दैट्स ऑल। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के पहले कभी भी एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैं कह दूं द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड इलेक्टेड मोदी एज पीएम, यानी कि पीएम के जैसा चुना या पीएम चुना। दोस्तों पीएम के जैसा नहीं होता, वो क्या होगा, पीएम होगा। तो दैट, ये जो है एज और लाइक का प्रयोग हम कभी भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पहले नहीं करते। गेटिंग पॉइंट। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। जी, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। द नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ये लास्ट एग्जांपल है भाई आपका, द विनर ऑफ द इलेक्शन, द विनर ऑफ द इलेक्शन इज हिम, इज हिम। तो इलेक्शन का विनर कौन है, यही तो है, तो इसका केस क्या होगा, सब्जेक्ट केस होना चाहिए, इज ही। बात समझ में आई दोस्तों। अब अभी आपको ले चलेंगे, अभी धीरे धीरे आपको पॉजिटिव प्रोनाउन की तरफ।
तो हेडिंग डाल दीजिए पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या डाल दीजिए? पॉजिटिव प्रोनाउन। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको जो भी समस्या है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।